हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो स्वागत है आज की क्लास में आपका। तो आज हम करने जा रहे हैं स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। तो शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंस स्टाफिंग है क्या, स्टाफिंग क्यों ज़रूरी है, ये सवाल सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि स्टाफिंग ज़रूरी है क्यों। अगर आप सपोज करो आपके पास कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो उधर मैन पावर नहीं है, तो क्या आप सपोज कर सकते हो, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन कर पाएगी? अगर मैं बोलूँ तो नहीं, कभी नहीं ऐसा हो सकता। तो इम्पोर्टेंस जो स्टाफिंग की इतनी ही है जितनी इंसान और हवा की है। समझ रहा हो रिलेशन? तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान से, लगन से ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या इम्पोर्टेंस स्टाफिंग है, ये क्या कहते हैं कि की टू अदर मैनेजरिकल फंक्शंस। मतलब क्या है कि जितने भी अदर मैनेजरिकल फंक्शन है, चाहे ऑर्गेनाइजिंग है, चाहे प्लानिंग है, चाहे रिक्रूटिंग है, कुछ भी है, उसके लिए एक एक की है, एक चाबी है। कैसे? क्योंकि जितने भी काम है ना, सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के टास्क होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, वो सारे कौन करेगा? मैन। तो मैन पावर किस में आएगी? स्टाफिंग में आएगी। तो स्टाफिंग एक की है किसी भी अदर मैनेजरिकल फंक्शन की। इसमें क्या बोलते हैं कि इट इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन एंड कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। वही समझ रहा बात को कि इसमें क्या है जी, जितनी डायरेक्शन एंड कंट्रोल वाला काम है ना, वो कौन करेगा? स्टाफिंग में ही होगा। तो स्टाफिंग डायरेक्शन कंट्रोल को भी अफेक्ट करेगी। क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इफेक्टिवनेस ऑफ अदर मैनेजरिकल फंक्शन डिपेंड ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ स्टाफिंग। मतलब वही है कि अगर आपका स्टाफ अच्छा है, ठीक है, अगर आपका स्टाफ अच्छा है, स्टाफिंग आपकी गुड है, तो देन आपके अदर जो मैनेजरिकल फंक्शन है वो भी अच्छे होंगे, एक्सपेक्टेड है ना। सेकंड पॉइंट क्या है कि इफेक्टिवनेस ऑफ अदर मैनेजरिकल फंक्शन डिपेंड ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ स्टाफिंग। जैसी स्टाफिंग होगी, जैसी प्लेसमेंट होगी, जैसी रिक्रूटमेंट होगी, वैसे ही आपके ऑर्गेनाइजेशन के अदर फंक्शंस भी काम करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा इसका इंपॉर्टेंस स्टाफिंग? सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है हमारी? तो बिल्डिंग हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप्स। ठीक, स्टाफिंग तो ये भी है। क्या क्या कहते हैं कि जो स्मूथ ह्यूमन रिलेशनशिप है, या स्मूथ ह्यूमन रिलेशन है, इज द की टू बेटर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन मैनेजरिकल एफर्ट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वही है, अगर आपकी स्टाफिंग में एक गुड कम्युनिकेशन है, एक आपकी अच्छी हेल्दी रिलेशन है आपस में जो एम्प्लॉयज हैं, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक गुड कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन तो आएगा ही, साथ में आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके एक बेस्ट, जो आप बोल सकते हैं कि बेस्ट अचीवेबल जो गोल्स हैं वो आप अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या था? बिल्डिंग हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप। ठीक है, इसकी ये सेकंड इंपॉर्टेंस भी है। थर्ड क्या है इनकी? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये तो आप समझ गए होंगे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है कि जो स्टाफिंग है इसमें जितना ह्यूमन रिसोर्स ही आते सारे, ह्यूमन रिसोर्स में क्या कौन आएगा? मैन पावर आएगी मेनली। ठीक है, तो मैन पावर की डेवलपमेंट भी है इसमें और ट्रेनिंग भी है। ठीक है, डेवलपमेंट है, ट्रेनिंग भी है। तो अगर ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट अच्छी होगी तो स्टाफिंग भी अच्छी होगी। स्टाफिंग अच्छी होगी तो बाकी जो मैनेजरिकल फंक्शंस है, ठीक है, वो भी स्मूथ होंगे। और इसी के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे, जितनी भी प्रॉपर मैनेजमेंट होनी होगी, प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तो होगी इंपॉर्टेंस। थर्ड, फोर्थ कौन सा? लॉन्ग टर्म फैक्ट। लॉन्ग टर्म फैक्ट क्या बोलता है कि जो स्टाफिंग और डिजीज नहीं होते वो लॉन्ग टर्म के होते हैं। कैसे होते हैं? देखो, स्टाफिंग में सबसे पहले क्या होता है, हम क्या करते हैं कि एप्लीकेशंस आती है ना रिक्रूटमेंट की, देन रिक्रूट होती है, ठीक है, उसके बाद प्लेसमेंट होती है, फिर अप्रेजल वगैरह, ये सारी प्रोसेस होती है जिसके अंडर क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो अगर आप किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट कर रहे हो, उसको प्लेस कर रहे हो, उसको सिलेक्शन कर रहे हो, तो एक लॉन्ग टर्म के लिए होगी ना, तो शॉर्ट टर्म तो नहीं होगी। तो अगर आपकी स्टाफिंग की जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो अच्छी है तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में हेल्प करेगी। तो ये भी इसकी अनदर इंपॉर्टेंस है कि लॉन्ग टर्म फैक्ट है। ठीक है, एंड फिफ्थ वन क्या बोलते हैं कि पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन। समझ रहे हो बात? पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन मतलब है कि जितने भी अब स्टाफ सिलेक्शन है शुड बी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज
टू मीट द फ्यूचर चैलेंजेस दैट द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू एड्रेस। मतलब यही कि आपका जो स्टाफिंग होनी चाहिए वो इस टाइप से होनी चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स है उनको फिल कर सके, ठीक है। तो देयरफॉर द पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टाफ इन द एंटीसिपेटेड फ्यूचर रोल शुड आल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट इन स्टाफ सिलेक्शन। मतलब ये क्या बोलते हैं कि जो आपका स्टाफिंग प्रोसेस है या स्टाफिंग सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें जे बात होती है वो ध्यान में रखी जाती है कि जो भी आपका स्टाफ हो वो आने वाले फ्यूचर में जो भी नीड्स है ऑर्गेनाइजेशन उनको फिल कर सके। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए स्टाफिंग की जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको ध्यान से किया जाता है, ताकि जो भी आपके जो गोल्स होते हैं, आने वाले गोल्स है जो आप अचीव करना चाहते हैं उनको फुलफिल कर सकें। तो ठीक है, तो ये इसकी 5 इंपॉर्टेंस थी जो हमने अभी पढ़ी है, बार बार मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट क्या था, की टू अदर मैनेजरियल फंक्शन। मतलब इसका मतलब यही है कि जितने भी अदर मैनेजरियल फंक्शन जैसे ऑर्गेनाइजिंग है, प्लानिंग है, कोई भी है, उसके लिए जो की पॉइंट है वो क्या है, स्टाफिंग है, ठीक है। सेकंड है बिल्डिंग हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप्स, जो भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन क्या, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तो होनी चाहिए स्टाफिंग में। एंड फोर्थ वन सा लॉन्ग टर्म फैक्ट, ये तो है इसमें, क्योंकि सिलेक्शन है, रिक्रूटिंग सारी भी लॉन्ग टर्म फैक्ट होता है इसका। आज आप किसी एम्प्लॉय को ले रहे वो रिजल्ट आपका लॉन्ग टर्म तक देता रहेगा, ठीक है। फिफ्थ है पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन क्या बोलता है कि आप कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस कर रहे हो तो वो किसके बेसिस पे होनी चाहिए कि वो आपके फ्यूचर चैलेंजेस को एड्रेस कर सके, ठीक है। तो ये थे हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। आई होप आपको समझ आई होंगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्टाफिंग। कौन कौन सी चीज स्टाफिंग को इफेक्ट कर रही है। सबसे पहले हम देखें तो अगर मैं नॉर्मली बात करूं विदाउट एक्सटर्नल फैक्टर क्लासीफाई किए हुए ना, सीधा हम बोलेंगे सबसे पहले क्या करती है, किसी भी एम्प्लॉय का एटीट्यूड, ठीक है, एम्प्लॉय का एटीट्यूड, उसका इंटरेस्ट, उसकी सैलरी, ठीक है, उसका कम्युनिकेशन, ये सब ऐसे नॉर्मली आते हैं, ठीक है, जो मेरे रिगार्डिंग, ठीक है। उसका एजुकेशन लेवल भी आ जाएगा, सब कुछ आएगा, ठीक है। जो हमारे अभी टाइप है कि जो फैक्टर्स स्टाफिंग को अफेक्ट करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, हमारे पास मेनली 2 फैक्टर आते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल रिलेटेड टू द आउटर एनवायरनमेंट एंड इंटरनल टू द इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन या इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हम शुरू करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसमें सबसे पहले फैक्टर आता है एजुकेशन लेवल, ठीक है। एजुकेशन लेवल क्या बोलता है कि कोई भी अगर पर्सनल है उसकी क्वालिफिकेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो डेवलपमेंट है उसको अफेक्ट करेगी। अगर आपका कोई भी एम्प्लॉय है, कोई भी है, तो उसकी सिलेक्शन आप किस बेसिस करोगे, एक वेल डिफाइंड क्राइटेरिया होगा, ठीक है। अब उसी बेसिस पे उसकी सिलेक्शन करोगे और उसके जो राइट प्लेस है उसको उधर प्लेसमेंट करोगे उसके, ठीक है। तो इस तरीके से एजुकेशन लेवल किसी भी पर्सनल का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर स्टाफिंग को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टाफिंग में क्या होगा, जब हम एजुकेशन लेवल को देखेंगे तो इसमें ये होगा कि जो एजुकेशन लेवल का जो क्राइटेरिया डिफाइन करा होगा, जो उसमें जो फिट आएगा उसी को जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वही स्टाफिंग में प्लेसमेंट होगी उसकी, ठीक है। तो हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं। एटीट्यूड, सेकंड पॉइंट क्या है, एटीट्यूड एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। एटीट्यूड एटीट्यूड क्या है कि क्या बोलते हैं कि जो सोसाइटी का एटीट्यूड है ना, किसकी तरफ, किसी भी काम की तरफ, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम बोले कि हार्ड वर्क होता है ना, हार्ड वर्क अप्रिशिएटेड होता है, ठीक है, हार्ड वर्क अप्रिशिएटेड होता है, ठीक है। और अगर हार्ड वर्क अप्रिशिएटेड होता है तो इससे क्या होता है कि आप जितना हार्ड वर्क करोगे उतनी स्टाफिंग की जो क्वालिटी है वो अच्छी होगी, ठीक है, और उतनी ही ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट होगी। तो किसी भी एम्प्लॉय का जो काम की तरफ जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, और इससे जो स्टाफिंग है वो अच्छी है, और स्टाफिंग अच्छी होने की वजह से जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो अचीव होंगे, ठीक है। तो थर्ड क्या है, फैक्टर्स है, लॉज होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जैसे चाइल्ड लेबर एक्ट। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चाइल्ड लेबर एक्ट की तरह जो अंडर एज चाइल्ड होते हैं उनको जॉब पे नहीं रख सकते। जैसे फायर क्रैकर्स की फैक्ट्रीज होते हैं, उनमें आप एक लिमिटेड एज सेट होती है, उसके बिलो आप नहीं रख सकते। जैसे
जैसे एक्ट है माइंस एक्ट 1952 है, इसमें छोटे बच्चों को नहीं रख सकते। तो ऐसे कुछ एक्ट्स हैं जो हमारी स्टाफिंग को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, और इनको हमने ध्यान में रखते हुए अपनी स्टाफिंग की प्रोसेस को करना होता है, ठीक है जी। आप समझ गए होंगे। हमारा फोर्थ वन है इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन क्या बोलते हैं कि किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्टाफिंग को अफेक्ट करती है, मतलब कि इकोनॉमी है जो भी वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो जितनी अच्छी आपकी इकोनॉमी होगी उतनी अच्छी आपके जो आप उतने अच्छे जो आपके वर्कर्स उनको आप एफोर्ड कर पाओगे और उतनी ज़्यादा आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट होगी। तो जो इकोनॉमिक कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन डायरेक्टली अफेक्ट करती है आपकी स्टाफिंग को, स्टाफिंग किसको अफेक्ट कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। आई होप आपको जो समझ आ गया हो गया। इसका हम बढ़ते हैं मैनेजरिकल एडिक्वेसी। मैनेजरिकल एडिक्वेसी क्या बोलती है कि मैनेजर एडिक्वेसी क्या बोलती है कि जितने आपका मैनेजर एडिक्वेसी या मैन पावर है उसको अच्छे से मैनेज कर पाओगे तो इसकी वजह से क्या होगा, आपकी मैनेजमेंट होगी वो सिस्टमेटिक होगी। ऑब्वियस है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो भी अचीव होंगे। तो आई होप आपको ये 5 के 5 पॉइंट समझ आ गए होंगे। जैसे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स में कौन कौन से जो फैक्टर करते हैं फैक्टर स्टाफिंग को। फर्स्ट एजुकेशन लेवल, जितनी अच्छी एजुकेशन होगी उतने अच्छे उसी के अकॉर्डिंग आपके एम्प्लॉयज आएंगे और उतनी अच्छी आपकी स्टाफिंग होगी। सेकंड में एटीट्यूड था, अच्छा एटीट्यूड होगा तो अच्छी अप्रेजल मिलेगी, उसको पॉजिटिव फीडबैक आएगी तो स्टाफिंग भी अच्छी होगी। थर्ड, लॉज रेगुलेशंस के अंडर हमें काम करना पड़ता है स्टाफिंग का। फोर्थ वन इकोनॉमिक कंडीशन, जितनी अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन होगी उतने अच्छे हम एम्प्लॉय को एफोर्ड कर पाएंगे और उससे उतनी अच्छी स्टाफिंग होगी। मैनेजरियल एडिक्वेसी क्या बोलती है कि इफ द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट प्रॉपर इट हैज ए पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, ठीक है। एंड एडुकेट मैनेजर इन ए फर्म, अगर आपका मैनेजर अच्छा है तो सिस्टमेटिक मैनेजमेंट को स्थापित करने में सक्षम होगा। तो ठीक है, ये हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स थे। अब हम इंटरनल फैक्टर्स से डील करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में कौन कौन से आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल कौन सा है, शॉर्ट टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है, अचीवेबल है या है, रियलिटी बेस्ड है या नहीं है, जो सारा कौन से आते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल। सेकंड के टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग में टेक्नोलॉजी अच्छी है, जो आपका जो मैन पावर है वो टेक्निकली वेल एजुकेटेड है तो इससे अच्छा क्या होगा, स्टाफिंग की क्वालिटी भी अच्छी होगी, ठीक है। थर्ड है टाइप्स ऑफ पर्सनल एम्प्लॉय, मतलब आपने पर्सनल कैसे हायर करे हुए हैं। अगर वेल एजुकेटेड है तो ऑब्वियस आपकी स्टाफिंग को एक पॉजिटिव तरीके से डेवलप करेंगे और आप उनमें जी कमी है तो उससे आपके नेगेटिव फीडबैक भी आएगी, ठीक है। और फोर्थ का रिवार्ड सिस्टम एंड मॉनिटरिंग, मतलब रिवार्ड सिस्टम होता है, रिवार्ड सिस्टम में क्या आएगा आपकी प्रमोशन वगैरह आएगी, ठीक है। नॉन मॉनिटरी प्रमोशन आएगी, मॉनिटरी में आएगी जो रिवार्ड बोनस वगैरह, ठीक है। जब चीज़ ध्यान में रखिए, ठीक है। मॉनिटरी में बोनस आ जाते हैं, नॉन मॉनिटरी में आपकी प्रमोशन वगैरह आ जाती है। तो ये भी बहुत इफेक्ट करती है, जितना ज़्यादा एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा उसकी उतनी जल्दी प्रमोशन होगी। दैट इज ए नॉन मॉनिटरी रिवार्ड सिस्टम एंड मॉनिटरी इंक्लूड्स द बोनसेस। तो इससे स्टाफिंग क्वालिटी गुड ही होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल पॉलिसीज, स्टाफ डेवलपमेंट एंड वेलफेयर, मतलब ये बहुत इफेक्ट करता है स्टाफिंग को। अगर आपके पास स्टाफ है उसके आप पर्सनल कुछ कोर्सेज होते हैं, जैसे कुछ कोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो स्टाफ की डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड करती है, वेलफेयर के लिए, जब उनको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होगी, सारा किस में आता है, पर्सनल पॉलिसीज आते हैं। ये सब फैक्टर्स भी स्टाफिंग को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको फैक्टर्स से समझ आ गए होंगे। कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो स्टाफिंग को अफेक्ट करती हैं, जैसे पॉलिसीज आ गई, उनकी सैलरीज आ गई, कितनी सैलरी है, हेल्थ प्रोविजंस कैसे दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, टाइम पैटर्न कैसा है, 6 आवर है, 12 आवर्स है या 24 आवर ड्यूटी है, वर्किंग और कितने हैं, रेस्टिंग कितनी है, या इन्वायरमेंट कैसा है वर्किंग का। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो हमने अभी पढ़े एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स, जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो इसके साथ हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम पढ़ेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टाफिंग प्रोसेस, कि कौन कौन से स्टेप हैं जिससे स्टाफिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब हम ध्यान से सुनना आप। सबसे पहला हमारा पॉइंट है मैन पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि हम जो प्लान करेंगे। सबसे पहले इसका मतलब क्या है कि हम प्लान करेंगे कि हमें किस टाइप के एम्प्लॉयज़ की नीड है, ठीक है। वो टेक्निकल होने चाहिए, मेडिकल फील्ड से होने चाहिए, जब बिजनेस वाले होने चाहिए, किस टाइप से हो हम, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कि हम जैसे फॉर एग्जांपल नर्सिंग कॉलेज खोलना है तो हमें स्टाफ चाहिए, प्लान करेंगे ना कौन से डिपार्टमेंट में चाहिए, जैसे ओबीजी में चाहिए,
हमारे पेडियाट्रिक्स में चाहिए, जब मेडिकल सर्जरी नर्सिंग में चाहिए, ऐसे हम प्लान करते हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना आगे प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको पहले पॉइंट स्टेप समझ आएगा। मैन पावर रिक्वायरमेंट हम मतलब बताया हमें रिक्वायरमेंट कैसी है, हमें किस टाइप के एम्प्लॉयज़ चाहिए, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन लेवल कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा सेकंड स्टेप हमारा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में इसमें क्या होगा कि इस स्टेप में क्या होता है कि हम जितने भी कंसर्न होते हैं इनवाइट्स करते हैं, मतलब जो ना उस क्राइटेरिया फॉलो कर रहे होते हैं उनको हम इनवाइट करते हैं। जब वो खुद एप्लीकेशन डालते हैं तो हम उनको इनवाइट करते हैं। ठीक है, और सोलिसिट एप्लीकेशन है ना अकॉर्डिंग टू द इन्विटेशन मेड टू द डिसाइड। मतलब रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि एप्लीकेशन आते हैं, फॉर्म जैसे भरते हैं, तो अपने अपने जो इंटरेस्टेड होते हैं वो अपना अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, वो रिक्रूटमेंट में आ जाता है। ठीक है, अभी उनकी सिलेक्शन नहीं होती। जो रिक्रूटमेंट के नेक्स्ट वाला स्टेप वो सिलेक्शन। इसमें हम सिलेक्शन करते हैं और रिजेक्ट करते हैं मेनली। ठीक है, तो सिलेक्शन में क्या कि सोलिसिटेड एप्लीकेशन आर स्क्रीन आउट, सुटेबल कैंडिडेट्स आर अपॉइंटेड। मतलब कि जो जो आपके क्राइटेरिया आपके इंटरव्यू को पास कर रहे हैं, आपका जो अपने उनकी वैल्यूएशन के लिए जो टेस्ट वगैरह रखा होता है, अगर उनमें जो बंदा सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है, जो भी पर्सनल एम्प्लॉय जो पर्सनल आया है, ठीक है, एप्लीकेंट आया है, वो सिलेक्ट हो रहा था, आप उसको अपॉइंटमेंट कर देंगे और बाकी जो बचे होंगे उनको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस होगी आपकी। देन इसके बाद कौन सी आती है, फोर्थ, जो सिलेक्शन ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट। ओरिएंटेशन प्लेसमेंट में क्या होता है कि ओरिएंटेशन में क्या होगा, मेनली जो आपके कैंडिडेट्स अपॉइंट हुए हैं उनको क्या करोगे आप, जितना भी वर्किंग एनवायरनमेंट है उसको आप ओवरव्यू दोगे। ठीक है, उसको फैमिलियर बनाओगे। देन उनको आप राइट प्लेस पे आप उनको प्लेस कर दोगे। ठीक है, पुटिंग राइट मैन इन राइट जॉब इज कॉल्ड प्लेसमेंट। ये समझ गए पॉइंट। ओरिएंटेशन प्लेसमेंट में क्या होगी, पहले उनको आप वर्किंग एनवायरनमेंट्स फैमिलियर करवाओगे, देन उनको जहाँ पे उनका काम है, जहाँ पे उनको वर्क असाइन किए गए उनको आप प्लेस कर दोगे। ठीक है, जितना आपका हमारा फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप कौन सा है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या होता है कि हम उनको पार्ट ऑफ इंसेंटिव वजह से हम ट्रेन करते हैं। जो जो काम होता है जैसे होता है उसकी हमें स्टार्टिंग में हम ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को कि जो अपना काम है वो अच्छे से कर पाए, उससे फैमिलियर हो सके। ठीक है, और डेवलपमेंट वो उस काम को अच्छे से सीखें और अपनी तरक्की करें। ठीक है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट में यही होता है कि जो भी नए एम्प्लॉयज़ आए होते हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कौन सा काम कैसे करना है, और इसी तरीके से वो अपना काम करते हैं। ठीक है, तो सिक्स आता है रिम्यूनरेशन। क्या होता है कि काइंड ऑफ कंपनसेशन प्रोवाइडेड मॉनिटरी, मतलब ये सैलरी रख लो सिंपली आप। ठीक है, उनके टास्क के अकॉर्डिंग जो उनके साथ जो पहले डील हुई होती है कि इतनी सैलरी होगी, वो सारा वो किस में आता है, रिम्यूनरेशन में आता है कि आप कितनी सैलरी दे रहे हो उनको मॉनिटरीली। ठीक है, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे। तो आपको ये पॉइंट समझ आ गया, रिम्यूनरेशन। एंड सेवंथ वन है परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। इसमें वही है कि वैल्यूएशन करोगे आप कि जितना काम असाइन हो रहा है वो उतना कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो उनको ट्रेनिंग दो। जहाँ ठीक है, जहाँ उनका कुछ भी अदर ऑप्शन वो आप उसको चूज करो। ठीक है, और जो भी आपका एक्शन लो। ठीक है, तो आपका सेवंथ पॉइंट आपके लिए हो गया परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। एंड एट्थ वन है प्रमोशन एंड ट्रांसफर। अगर कोई भी एम्प्लॉय आपने सेलेक्ट किया हुआ है, वो काम अच्छे से कर रहा है, तो उसको आप प्रमोशन दोगे। ठीक है, ठीक है, मॉनिटरी हो या नॉन मॉनिटरी हो। नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव में आ जाते हैं हमारे प्रमोशन ट्रांसफर। ठीक है, वर्कर होता है वो शिफ्टेड फ्रॉम लो टू हाई पोजीशन, उसकी प्रमोशन होगी, ट्रांसफर होगी कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया। तो ये हमारे थे 8 स्टेप्स। फर्स्ट क्या था, मैन पावर रिक्रूटमेंट। ठीक है, सेकंड था हमारा रिक्रूटमेंट। ठीक है, थर्ड था हमारा सिलेक्शन। फोर्थ वन था ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट। फिफ्थ वन था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सिक्स्थ वन था रिम्यूनरेशन रिलेटेड टू द वेजेस और सैलरीज। सेवंथ वन था परफॉर्मेंस वैल्यूएशन। एट्थ वन था प्रमोशन ट्रांसफर। आई होप आपको ये वाले फैक्टर्स जो भी मैंने आपको बताए हैं, जो स्टेप्स बोल सकते हैं हम उनको। ठीक है, तो आपके क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक है, दैट इज रोल ऑफ नर्स मैनेजर इन स्टाफिंग। की जो नर्स है मैनेजर है उनका रोल क्या है स्टाफिंग में। तो फर्स्ट क्या स्टाफिंग हम पॉइंट वाइज देखें तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो उनका पहला क्या आता है, टू फिल ईच पोजीशन। मतलब कि हॉस्पिटल में जितने भी वैकेंट है, आपके वार्ड में जितने वैकेंट पोजीशन है उनको फिल करना, वो कि नर्स मैनेजर का काम होता है। नर्स मैनेजर शुड सोलिसिट्स एप्लीकेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरनल सोर्स। मतलब जितने एप्लीकेंट्स उनका फॉर्म लेते हैं, उनको वैसे कोशिश करते हैं कि जितने भी पोजीशन वैकेंट है उनको फिल किया जाए। ठीक है, सेकेंड रोल क्या है इनका, द नर्स मैनेजर कैन हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल कैंडिडेट्स फॉर द जॉब। मतलब वही कि सिलेक्शन प्रोसेस में नर्स मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो बेस्ट कैंडिडेट है, जो डिजायरेबल कैंडिडेट है, जैसी आप क्वालिटीज किसी भी कैंडिडेट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस कैंडिडेट को वो
सेलेक्ट करें किसके लिए, एक पार्टिकुलर जॉब के लिए, जो आप देने वाले हो जॉब, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि द नर्स मैनेजर कैन हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल कैंडिडेट फॉर द जॉब, मतलब जितना डिजायरेबल कैंडिडेट हो उसको ही आप जॉब में रखो, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या है, द नर्स मैनेजर शुड ऑर्गेनाइज इंडक्शन ट्रेनिंग होती है कि स्टाफ की डेवलपमेंट के लिए और ट्रेनिंग की जाती है, छोटी छोटी, या वेबिनार्स आ गए, सेमिनार्स आ गए, या कोई भी कॉन्फ्रेंस वगैरह इंटरनेशनल लेवल नेशनल लेवल पे वो इंडक्शन ट्रेनिंग में आते हैं, ठीक है। नर्स मैनेजर का वही काम होता है कि वो जितने भी ऑर्गेनाइज करें इंडक्शन ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइज करें ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स करें, ठीक है, फॉर द न्यूली प्लेस स्टाफ इन विच जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी क्लियर, मतलब वही कि उसमें ये होगी जितनी उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको क्या करना है, कितने भाई करना है, सारा कुछ उनको क्लियर हो जाए, ठीक है। ये भी एक नर्स मैनेजर का काम होता है। फोर्थ वन क्या है कि ऑन टू डे बेसिस नर्स मैनेजर डिटरमाइन स्टाफ पेशेंट रेशियो यूनिट, मतलब ये है कि फोर्थ है कि अगर हर डेली बेसिस पे देखा जाए तो नर्स मैनेजर का ये भी काम होता है कि पेशेंट और स्टाफ के रेशियो को मेंटेन करे किसी भी वार्ड में, ठीक है। प्रॉपर स्टाफ असाइनमेंट्स आर डन एज पर डिमांड ऑफ द यूनिट, जैसी यूनिट की डिमांड हो वैसे प्रॉपर असाइनमेंट हो स्टाफ की, ठीक है। ये भी एक नर्स मैनेजर का काम होता है। फिफ्थ वन क्या है हमारा, द नर्स मैनेजर शुड मेजर पेशेंट केयर नीड्स एंड यूज दैट इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सनल दैट मस्ट बी असाइन टू प्रोवाइड केयर, मतलब वही क्या है कि वो किसी पेशेंट की जो नीड्स है उनको मेजर करें, देन उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके किसके लिए कि कितने एम्प्लॉयज उस पर्टिकुलर पेशेंट की नीड के लिए रिक्वायर्ड है, तो ये काम भी एक नर्स मैनेजर का होता है। एंड सिक्स्थ वन कि नर्स मैनेजर शुड आल्सो डील विद स्टाफ absenteeism which constitutes a significant loss of agency sources, मतलब वही है कि अगर नर्स मैनेजर का ये भी काम होता है कि कोई कौन सा एम्प्लॉय ज़्यादा absenteeism पे है उसके खिलाफ एक्शन लेना, उसको जो भी पेनल्टी देनी है वो भी एक नर्स मैनेजर का काम है। हमारा लास्ट पॉइंट है सेवंथ पॉइंट, द नर्स मैनेजर कैन प्ले वाइटल रोल इन डीलिंग द एट्रिशन मतलब कि पर्स जो आपके एम्प्लॉयज है वो लीव कर रहे हैं किस कारण से कर रहे हैं, ठीक है, आपके रिजाइन है, जो आपकी रिटायरमेंट है, एंड टर्नओवर होता है कि कितने एम्प्लॉयज ने छोड़ा है, ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, एंड देन आपने उनकी जो बैकएंड पोजीशन को फिल किया है, कितनों को फिल किया है, इस सारा का डाटा किसमें था, टर्नओवर में। किसका है टर्नओवर, नर्सिंग पर्सन, मतलब इसका मतलब यही है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी ट्रांसफर हो रहे हैं, जहाँ आपकी रिटायरमेंट हो रही है या रिजाइन दे रहे हैं एम्प्लॉयज़, जहाँ आप जो जिन्होंने रिजाइन दिया उनकी पोजीशन बैकएंड हुई है या नहीं हुई है, ठीक है, उनकी प्लेसमेंट हुई दोबारा से नहीं हुई है किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, तो इस चीज़ का ध्यान किसका होता है, नर्सिंग मैनेजर का आता है, ठीक है। नर्सिंग मैनेजर जो स्टाफिंग में हेल्प करता है। तो ये हमारे आज के कुछ टॉपिक्स थे, आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास का एंड करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।